हाँ जी, लास्ट लेक्चर हमारा जो है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे ख़त्म हुआ था। हम कर रहे थे क्वेश्चन, वो मीटिंग एंड हो गई थी, तो आज हम उसको वहीं से करते हैं कंटिन्यू। तो प्रोपोर्शन में बताया था आपको क्या होता है। रिलेशन है बिटवीन टू रेशियोज, और उसकी हमने रिप्रेजेंटेशन की थी कि ए रेशो बी एंड सी रेशो डी। इनके बीच में अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन है। और हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था कि इसमें ये जो हमारे पास ए और डी है, इनको बोलते हैं ये एक्सट्रीम वैल्यूज है, और ये बी और सी जो है इनको हम कह रहे थे कि मीन वैल्यूज। और फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि प्रोपोर्शन के अंदर जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल होगा। ठीक है। और हमने इसके एक दो क्वेश्चन भी किए थे एग्जांपल के तौर पे। हम जो है वो ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट टाइम। अच्छा, इसकी चलिए मैं आपको बता दूं टाइप्स कितनी है। दो तरह की टाइप्स हैं प्रोपोर्शन की, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि जब एक क्वांटिटी आप इंक्रीज कर, लाइक ए और बी दो क्वांटिटीज हैं, अगर एक इंक्रीज हो रही हो दूसरी भी इंक्रीज हो, या फिर अगर एक डिक्रीज हो दूसरी भी डिक्रीज हो, तो ये जो रिलेशन है इन टू क्वांटिटीज के बीच में, इसको हम बोलते हैं ये डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है। और अगर एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो और दूसरी जो है वो डिक्रीज हो जाए, देन उस रिलेशन को हम बोलते हैं, अगर एक इंक्रीज है और दूसरी हमारे पास जो है वो डिक्रीज हो जाए, तो हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास रिलेशन है इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है। आज हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं स्टार्ट। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन किस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं, और इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। और देन एक हमारे पास जो है डायरेक्ट इनवर्स के बाद एक और टाइप है जिसके मोस्टली क्वेश्चन स्टूडेंट्स को मुश्किल लगते हैं, जिसको बोलते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन के अंदर क्या होगा कि डायरेक्ट एंड इनवर्स कंबाइन आ जाएंगे। तो देन हम उन क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करेंगे वो भी हम आज सीखेंगे। अच्छा, आप लोगों ने जो है वो रिस्पॉन्स लाजमी देना है। आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है। और अगर चीज़ क्लियर नहीं होगी तो आपने यहीं पे पूछना है कि आपको नहीं क्लियर हुई, इसको मैं ज़रूर रिवाइज करूँ। बाकी आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, और आपको जो है ये लिंक मिल जाएगा ग्रुप में। आप इसको दोबारा से भी जो है वो सुन सकते हैं। ओके, आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी एग्जांपल डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। फर्स्ट एग्जांपल है फास्टर स्पीड ऑफ कार लॉन्गर द डिस्टेंस इट कवर। डेफिनेटली ऐसे ही होगा, अगर हम अपनी गाड़ी की स्पीड जो है वो इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों के बीच में, एक हम चीज़ इंक्रीज करेंगे दूसरी भी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप नीचे देखें तो स्मॉलर द रेशो रेडियस ऑफ सर्कल, स्मॉलर इज सर्कमफेरेंस, इट्स सर्कमफेरेंस। और सेम ऐसे ही अगर हम क्या करें, सर्कल का रेडियस है उसको रिड्यूस कर दें, तो उसका सर्कमफेरेंस भी जो है वो भी कम हो जाए। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जांपल है, क्योंकि एक चीज़ आप कम करेंगे दूसरी भी कम हो रही है। ओके। अच्छा, इस क्वेश्चन पे देखें, लास्ट टाइम हम इसको कर रहे थे मीटिंग ये वाला क्वेश्चन। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज इफ 5 kg मैंगोज कॉस्ट आर एस 250 रुपीज। इसको हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ लिंक करना है, और उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन की जो है हेल्प से इसको हमने सॉल्व करना है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी दो क्वांटिटीज गिवन है। एक हमारे पास है कॉस्ट, और दूसरा है मैथ है, जिसमें जो है वो मैंगोज को उसने मेजर किया हो। तो हम लिख लेते हैं, जो भी आपको क्वांटिटीज नजर आएंगी क्वेश्चन के अंदर आपने उनको लिख लेना। कॉस्ट लिख लें, रुपीज लिख लें, और यहाँ पे जो है हम लिख लेते हैं वेट। अब आप यहाँ पे डाटा को जो है वो पुट करें ताकि आप इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो कह रहे हैं कि हमारे पास 8 kg मैंगोज की आपने कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, 8 kg मैंगोज की कॉस्ट आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अगर 5 kg की कॉस्ट जो है वो 250 रुपीज हो, चलिए हम लिख लेते हैं पहले कि जो हमारे पास चीज़ गिवन है 5
5 kg की जो हमारे पास कॉस्ट है वो 250 रुपीज़ है, ठीक है। उसने कहा है कि 8 kg की कॉस्ट को फाइंड करें। 8 kg की कॉस्ट को मैंने लेट कर लिया कि वो एक्स है, उसको फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब आपने इसको प्रोपोर्शन से कैसे रिलेट करना है। एक चीज़ जो है वो स्टूडेंट्स को जहाँ मुश्किल लगती हुई है कि हम इसको अगर प्रोपोर्शन के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं तो हम वो एरोस कैसे लगाएं जिससे हमें पता चल जाए कि रिलेशन डायरेक्ट का बनता है या इनवर्स का बनता है। एक चीज़ आप ये याद रखें कि जो आपके पास अननोन होगा जिसमें आपने वैल्यू फाइंड करनी होगी, उसका एरो आपने हमेशा ऊपर रखना है, ठीक है। चाहे आगे हम कंपाउंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे वहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है कि जो चीज़ आपने फाइंड करनी होगी उसके एरो को आपने हमेशा ऊपर रखना है, और उसके साथ फिर आप कंपेयर करेंगे इसको कि क्या इसके इंक्रीज या डिक्रीज होने से ये इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो फिर हम वहाँ से गैस कर सकते हैं कि जो रिलेशन बन रहा है वो डायरेक्ट का बन रहा है या इनवर्स का बन रहा है। ओके, मुझे आप लोगों ने बताना है अगर 5 kg की प्राइस जो है वो 250 रुपीज़ है, तो 8 kg की प्राइस जो है वो 250 से ज़्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी सर। ज़्यादा होगी, ठीक है। देखिए एक चीज़ हमारे पास इंक्रीज हुई है, वेट इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे जो प्राइस है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये दो, इन दोनों के बीच पे डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन है कि एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, दूसरी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो डायरेक्ट रिलेशन जो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उन एरोज की डायरेक्शन हमेशा सेम रखनी है। ये अब आपको मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट रिलेशन है तो इन दोनों एरोज का साइन हमेशा एक तरफ होंगे, ये हमेशा ऊपर रखना है, और इसकी बेस पे आपने इसको डिसाइड करना है कि ये एरो नीचे आएगा या ऊपर आएगा। अगर तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन बन जाएगी तो वो इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। अब यहाँ से आपने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कैसे करना। ओके, जो आपके पास टेल वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे एक्स है, जो वैल्यू टेल पे पड़ी होगी वो ऊपर रखनी है, और उसको डिवाइड जो है वो नीचे वाली वैल्यू से कर देना, एक्स ओवर 250। टेन हमारे पास एक्स है और जो हेड है वो 250 है, तो एक्स ओवर 250 इक्वल टू आपने इसको लिख लेना है 8/5। यहाँ पे मैंने यही किया है, पहले टेल लिखी है फिर मैंने हेड लिखी। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपने यहाँ से एक्स को फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, सिंपल हम इस 250 को इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स इज इक्वल टू 8/5 मल्टीप्लाई बाय 250। अब इसकी कटिंग कर लें, किस पे कटिंग कर सकते हैं इन दोनों की? 5 के साथ 50 डिवाइड करेंगे 50 आएगा। हाँ जी, 5 पे डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास तो 5 ही लिखा है और यहाँ पे एंड पे 0 है, तो अगर एंड पे 0 तो ये 5 पे डिवाइड हो सकता है। तो कटिंग करें तो 5 5 25 और 0 आ जाएगा। अब 50 और 8 आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 400 आ जाएगा, 400 रुपीज़, ठीक है। तो मतलब एक के जी मैंगोज की जो प्राइस होगी वो कितनी होगी, वो 400 रुपीज़ होगी। ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था। हाँ जी, समझ आ गई इसकी, आप किस तरह से डायरेक्ट प्रोपोर्शन को इस तरह से जो है वो सोल्व कर सकते हैं, जी जी सर, जी ओके सर। हो गया। ठीक है। अच्छा, आगे भी इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक दफ़ा आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन कवर हो जाए। पहले डायरेक्ट की एग्जांपल आगे, हम पहले अब यूनिवर्स को पढ़ लेते हैं। यूनिवर्स को पढ़ने के बाद फिर मैं आपको मजीद एग्जांपल दूंगा करने के लिए। अभी लास्ट में एक दो हम डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोग भी खुद करेंगे। ओके, अच्छा इनवर्स, अब नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्स प्रोपोर्शन। मैंने इसका भी आपको बता दिया इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। अच्छा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो या इनवर्स प्रोपोर्शन हो, क्वेश्चन को करने का तरीकाकार यही है, ठीक है। वो जो है हमें इस तरह लिखने के बाद आइडिया हो जाएगा कि रिलेशन कौन सा बन रहा है, वो डायरेक्ट का रिलेशन बन रहा है या वो इनवर्स का रिलेशन बन रहा है। और इनवर्स बेसिकली है कि अगर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे दूसरी डिक्रीज हो जाएगी, अगर आप एक डिक्रीज करेंगे दूसरी इंक्रीज हो जाएगी। इसकी रियल टाइम एग्जांपल कोई है, इंक्रीज, एक चीज इंक्रीज करें दूसरी डिक्रीज हो जाए, तो बताएगा रियल टाइम एग्जांपल कोई?
सर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए तो फिर उसकी जो विड्रॉ होगी वो लोगों की जो बैंक से पैसा निकलवाते हैं वो कम हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और सिंपल से एग्जांपल लें तो आप ये कह सकते हैं कि अगर स्पीड और टाइम को कंपेयर कर लें, ठीक है, स्पीड और टाइम अगर आप कंपेयर करेंगे तब भी आपको इन्वर्स रिलेशन ही मिलेगा। जब आप स्पीड इंक्रीज करेंगे आपको किसी जगह पे पहुंचने के लिए टाइम कम लगेगा, और अगर आप स्पीड जो है वो कम कर लेंगे तो आपको डिस्टेंस कवर करने में टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन के एग्जांपल हो सकते हैं। ओके, कंपाउंड प्रोपोर्शन है ये, इसको हम आगे करते हैं। अगर एग्जांपल्स हैं इस पे आते हैं। अच्छा, जो सबसे पहली एग्जांपल है इसका मुझे आपने आंसर करना है। इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर इसी स्टेटमेंट के अंदर ही है। आप इस स्टेटमेंट को रीड करें और फर्स्ट वाले एग्जांपल को और उसका आंसर करें जरा क्या बनता है। सोल्व करना चाहें सोल्व भी कर लें, या फिर वैसे स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके बताना चाहें तो वैसे देख लें। पहले तो ये देखें कि आपको स्टेटमेंट की समझ आ रही है, क्या पूछा गया उसमें। सेम टाइम लगेगा। हाँ जी, सेम टाइम क्यों लगेगा? हाँ जी, कोई और बताएगा सेम टाइम लगेगा या चेंज होगा? सर ये पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप? ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कर। सर चेंज ही होगा। चेंज कैसे? मतलब अगर आप यस में आंसर कर रहे हैं तो फिर तब भी रीजन बताएंगे, अगर आप नो में आंसर कर रहे हैं तब भी रीजन बताएंगे। सर इकट्ठे बॉयल करना है तो सेम टाइम ही लगेगा। हाँ जी बिल्कुल, ये जो टाइम सर बिल्कुल। जी अब जो पहले बता रहे थे वो भी सही बता रहे थे कि टाइम सेम होगा, लेकिन रीजन ये है कि आप ये किसी का माइक ऑन है, बंद कर लीजिए। तो आप देखें ये वर्ड आपको नजर आ रहा होगा टूगेदर का, ठीक है। तो ये वर्ड टूगेदर जो है ये आपको बताएगा कि आप एक ही टाइम के ऊपर सारे एग्स को बॉईल कर रहे हैं, चाहे आप 2 एग्स को बॉईल करें एक टाइम पे या चाहे आप 10 को बॉईल करें, लेकिन आप एक ही टाइम पे कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर 2 को बॉईल करने में 5 मिनट्स लगेंगे और 10 को बॉईल करने में 5 मिनट्स ही लगेंगे। लेकिन कुछ ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ऐड इसलिए किया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो उनके माइंड में डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट होता है, वो यहाँ पे भी वही अप्लाई कर देंगे कि एक चीज़ हमारे पास इंक्रीज हो रही है दूसरी भी इंक्रीज है, या फिर अगर एक इंक्रीज हुई है दूसरी भी इंक्रीज होगी। आप इसको इस तरह लिंक कर सकते हैं लेकिन डेफिनेटली गलत होगा, तो इसलिए क्योंकि उसने ये लिखा हुआ है टूगेदर का वर्ड कि एक ही टाइम पे आप उनको बॉईल कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसका एक सिंगल वर्ड का आंसर है कि 5 मिनट्स ही लगेंगे इसको। ओके, एग्जांपल नंबर इसके सेकंड वाले पे हम बाद में आते हैं, पहले इससे आगे वाले एग्जांपल पे चलते हैं। हाँ जी, एग्जांपल नंबर यहाँ पे जो 1 है, अ कार कवर्स द डिस्टेंस इन 5 आवर्स। ये इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। A car covers a distance in 5 hours with the speed of 60 km per hour. If speed of car is increased as 120 km, then how many hours car will take cover the same distance? अच्छा, स्टेटमेंट के अंदर आपको पढ़ने के बाद ये आइडिया होगा कि कितनी यहाँ पे क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन डिस्कस किया गया है, वो 2 है। वो कौन कौन सी है? स्पीड है और टाइम। तो आप उनको लिख ले पहले, स्पीड और टाइम। अब हम डाटा फिल करते हैं। ओके, अगर हमारे पास जो है वो 5 आवर्स हो, या फिर कह लें कि अगर हमारे पास स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हमें किसी जगह पे पहुंचने के लिए 5 घंटे लग रहे हैं। 5 आवर्स में हम वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसने कहा क्या है कि इफ स्पीड ऑफ कार इज इंक्रीज 120, हमने जो है वो कार की स्पीड इंक्रीज कर दी है, 120 किलोमीटर पर आवर कर दी है। पहले था 60, अब 20 स्पीड इंक्रीज होगी। तो कह रहे हैं कि अब बताएं कि वो डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगेगा। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएं पहले कि ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है या फिर स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है,
क्या इन दो क्वांटिटीज के बीच में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है? इनवर्स का है सर। हाँ जी, इनवर्स का। ये मैंने अभी पहले आपको बताया जब मैं इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में बता रहा था कि ये टाइम टाइम और स्पीड का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन बनता है। ओके, तो अब इसको जो है हमने सोल्व करना है। सबसे पहला काम तो मैंने आपसे कहा कि आप इसका एरो हमेशा ऊपर ही लगाएंगे, ठीक है। जो आपके पास अननोन होगा उसका एरो आपने हमेशा ऊपर लगाना है, आपने लगा दिया। अब इसकी बेस पे आपने इसको डिसाइड करना है कि इसका एरो जो है वो सेम डायरेक्शन में होगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और वो डेफिनेटली अभी आपने बताया कि इनवर्स रिलेशन है, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आएगा। फिर भी हम इसको रीड कर लेते हैं। 5 आवर्स 60 किलोमीटर स्पीड पे 5 आवर्स लगते हैं किसी डिस्टेंस को कवर करने में, एंड 120 किलोमीटर पे टाइम इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होगा। तो मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है तो फिर इनका एरो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ जाएंगे। ये अब नीचे आ, ये एरो जस्ट जो है वो आपके रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो डायरेक्ट है या इनवर्स है, ठीक है। और इनका जो है वो कोई यूज नहीं है। आप अगर आप इनको नहीं भी लगाना चाहते एरोस को, आप ना भी लगाएं, सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जस्ट हम इसलिए बताते हैं कि आपको जो है वो सिंप्लीफिकेशन करते वक्त ये कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी क्वांटिटीज हमारे पास इंक्रीज हो रही है और कौन सी डिक्रीज हो रही है, तो किस तरह से हम उनकी सिंप्लीफिकेशन करें। इसलिए हम एरो लगा लेते हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन और हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाए। अब इसको लिखना किस तरह से है, मैं बताया कि आप सबसे पहले जो है वो टेल वाली वैल्यू लिखेंगे, टेल, और उसको डिवाइड करेंगे हेड के साथ। तो ये हमारे पास x/5 आ गया, इक्वल टू, यहाँ पे टेल हमारे पास है 60 और हेड जो है 120। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने ये अननोन x फाइंड करना है, और वो x हमारे पास क्या है, टाइम है जो हमने फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे जो 5 है ये डिवाइड है, अगर आप इसकी साइड चेंज करेंगे वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 120, और सॉरी 60 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, तो अब आप इनको सिंपलीफाई कर लें, क्या बनता है, ये आप जीरो से जीरो कर कैंसिल सकते कर, हैं। जीरो से जीरो कैंसिल कर सकते हैं। 6 की कटिंग आप इस 12 से कर सकते हैं, 6 to 12। अब ये आ गया 5/2, 5/2। अब अगर आप 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको 2.5 मिल जाएगा, 2.5 आवर्स। पहले हमें 5 आवर्स लग रहे थे, अब 2.5 आवर्स लगेंगे उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। आप ये रिलेशन देख भी सकते हो, स्पीड है वो डबल इंक्रीज हुई है, पहले 60 थी अब 120 हो गया। तो देखो उसी रेशो से टाइम भी डिक्रीज हुआ है, टाइम भी हाफ हो गया, पहले अगर 5 आवर्स से अब 2.5 आवर्स हो गया। स्पीड अगर डबल है तो जो हमारे पास टाइम है वो हाफ है। तो डायरेक्ट ये आपका इनवर्स रिलेशन बन रहा है दोनों के बीच में। हाँ जी, क्लियर है ये वाली एग्जांपल? जी सर। ओके, अच्छा अब आप की मुझे आंदा कुछ, अच्छा अब आप मुझे जो है वो इसके नेक्स्ट वाली एग्जांपल सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर आता है। अगर आपके पास अपनी कॉपीज वगैरह हैं, पेन वगैरह आपके पास हैं, तो ये एग्जांपल करके दिखाएंगे। जी सर, दे दें, देखते हैं। हाँ जी, एक 2 मिनट में इसको वाइंड अप करेंगे। आपको जिसको मैंने ये हाईलाइट किया है स्लाइड्स में, ठीक है, इसको जरा एक 2 मिनट में जल्दी से सॉल्व करके दिखाएं। आपने आंसर बताने हैं, जस्ट अगर 2-3 लोगों के आंसर मैच हो जाएंगे मतलब आप लोगों ने ठीक किया। और एक बात और, ये सोल्यूशन जितने भी मैंने यहाँ पे स्टेप्स किए हैं इनको एज इट इज फॉलो करें या ना करें, आप लोगों की मर्जी है। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे सारा कुछ कर सकते हैं, इसी स्टेप में सारी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, तो जरूर कर लें, क्योंकि आपने ऑप्शंस को टिक करना है, वहाँ पेपर में टेस्ट में आपने सोल्यूशन नहीं फाइंड करना। ठीक है, सोल्यूशन सिर्फ आप लोगों को सुनाने के लिए कि ये कैसे आंसर आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। हाँ जी, एक 2 मिनट जल्दी से वाइंड अप कर लें।
28 आंसर है सर। 28 चले, अब कोई और भी फाइंड आउट कर लीजिए, देखते हैं क्या आता है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 28 आंसर। ओके 28 28 आ रहा है मेरे में। ठीक है, ठीक है 28 मतलब 3-4 लोगों का मैच हो गया। चले, जिन लोगों को वो नहीं भी समझ आया, मैं 1 मिनट के अंदर उसको यहाँ पे जो है वो सोल्व भी कर, ताकि जो लोग नहीं कर पाए या उनको नहीं समझ आई तो देख लें। आपके पास है जी 14 स्टेप्स हैं और साथ में टाइम है आपके पास। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि इस बच्चे अपना कैमरा जो है किसी का ऑफ है, प्लीज कैमरा आप ऑन है, कैमरा ऑफ कर लें। ओके, it takes 14 steps to fill a swimming pool in 10 hours, टाइम है और स्टेप्स है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हमारे पास 14 स्टेप्स में हम जो है वो टाइम कितना ले रहे हैं, 10 आवर्स ले रहे हैं। हाउ मच टाइम विल इट टेक, कितना टाइम रिक्वायर होगा, इट टेक 5 स्टेप्स टू फिल। अच्छा आप लोगों ने 28 बताया है मुझे, 28 आपने कैसे बताया? एक्चुअली सर 28 नहीं आता, 25/7 आएगा, और ये आर जो बनेगी ये 3 आर और जी बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, जिन्होंने नकल बताया बिल्कुल ठीक बताया, 25/7 आता है। ठीक है, ये 28 आप लोगों ने शायद स्टेटमेंट को सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया, उसने आपसे टाइम पूछा है, आप लोगों ने शायद स्टेप्स फाइंड कर दिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 14 स्टेप्स पे जो है वो 10 आवर्स कंप्लीट है, और 5 स्टेप्स पे टाइम देखिए ऑटोमेटिकली, ये तो हमें पता है कि इसका एरो हमने ऊपर लगाना है हमेशा। अब इसको देखना है कि पहले स्टेप्स 14 थे और टाइम 10 आवर्स था, अब ये स्टेप्स कम हो गए, डेफिनेटली टाइम भी कम होगा, और आप लोगों ने शायद इसका डायरेक्ट रिलेशन बना दिया, इनवर्स रिलेशन बना दिया होगा। ठीक है, आप लोगों ने 28 कैसे निकाले हैं, इनवर्स रिलेशन से निकाल लिया होगा, लेकिन ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन ही बनेगा। डायरेक्ट रिलेशन कैसे बनेगा, स्टेप्स डिक्रीज हुए हैं तो टाइम भी डिक्रीज होगा, क्या नहीं डिक्रीज होगा, ऐसा है कि नहीं? सर जी आप सर क्लियर बिल्कुल। कर दें। जी मैं वही बता रहा हूँ कि देखिए, चले हम इन स्टेप्स को जो है एक दूसरे एग्जांपल के साथ रिलेट कर लेते हैं। हमने एक रूम को पेंट करना, बल्कि हमारे पास 2 रूम्स हैं उनको पेंट करना है। ठीक है, और एक को पेंट करने के लिए जो है वो टाइम, जो दोनों को पेंट करने का टाइम पहले जो लग रहा है हमारे पास वो 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ कि अब आपने जो है वो दोनों पेंट नहीं करने, अब आपने सिर्फ एक पेंट करना है, तो क्या अभी भी टाइम 1 घंटा लगेगा, कम लगेगा? कम लगेगा सर। इसको भी रिलेट करें, लेकिन पहले 14 स्टेप्स आपने फिल करने थे 10 आवर्स में, अब 5 स्टेप्स को फिल करना है, तो अब देखिए स्टेप्स कम हो गए, तो फिर टाइम भी तो कम लगेगा ना। एक चीज पे जो हमने जो है वो काम ही करना ही कम है, तो टाइम भी डेफिनेटली कम लगेगा। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन होगा सर। हाँ जी डायरेक्ट रिलेशन है ये। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन, तो डायरेक्ट रिलेशन में आपको पता है कि एरोस की डायरेक्शन हम सेम रखते हैं। हाँ जी, जिन लोगों को कंफ्यूजन थी, जिन्होंने 28 निकाला था, वो क्या ये अब 25/7 आता है, 25/7 करेंगे तो ये आपके पास 3.57 समथिंग आ जाए, 3.57। तो अब टाइम जो है हमारे पास 10 आवर्स की बजाय 3.57 आवर्स जो है वो इन 5 स्टेप्स को कंप्लीट करने में लगेंगे। हाँ जी, क्लियर है ना आप? जी सर। ठीक हो गया। 3.5 अच्छा, ये कोई मैसेज में क्या था कि टाइम इंक्रीज होगा, टाइम इंक्रीज नहीं टाइम डिक्रीज होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो जॉब थी वो कम हो गया, तो टाइम भी कम होगा, वो इंक्रीज नहीं होगा।
ओके जी, अब हम जो है वो कंपाउंड पर क्वेश्चन पे जाते हैं। हमने डायरेक्ट और इनवर्स को सेपरेटली सोल्व करना सीख लिया कि टू क्वांटिटीज हैं उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन को हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है, और इनवर्स रिलेशन को हम कैसे जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाद में उनका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। इन दोनों में किसी को कोई मसला नहीं होगा मेरे ख्याल से, अगर है तो पूछ लें, फिर कंपाउंड के जो है वो जाएंगे, समझ आएगी, अदरवाइज नहीं समझ आएगी आपको। डायरेक्ट और इनवर्स को आपस में जो है आपने किस तरह से रिलेट करना है इन क्वांटिटीज को, ये समझ आ गया किस तरह से हम चेक करेंगे डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है? जी सर क्लियर है। ठीक है, ओके जी, अब हम जो है वो तो कंपाउंड प्रपोर्शन पे जा रहे हैं। अच्छा, कंपाउंड प्रपोर्शन क्या है कि आपके पास एक टाइम पे तीन क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन होगा। अभी तो हम जो रिलेशन डिस्कस कर रहे थे वो टू क्वांटिटीज का था, लाइक वो स्पीड का है और टाइम का है, या फिर अभी हमने देखा स्टेप्स हैं और टाइम है, या फिर कोई भी चीज़ देख लें आप, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन सोल्व किया मैंगोज वाला, आपके पास कॉस्ट थी और केजी में मैंगोज थे आपके पास, वो दो क्वांटिटीज को एक टाइम पे हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जो है हम एक टाइम पे तीन क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे। वो क्या है, वो एग्जांपल नंबर आपको ये 2 यहाँ पे नजर आ रहे होंगे जिसको मैंने हाईलाइट किया। इसको मैं लिखता हूँ, फिर हम इसको देखते हैं कि इसको सोल्व कैसे करना है। अब इस ये जो मैंने भी हाईलाइट किया बेसिकली ये काम है करने वाला, जिसके मोस्टली क्वेश्चन आपके टेस्ट में आते होते हैं। अगर प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं मोस्टली तो इसी कंपाउंड प्रोपोर्शन से आते हैं, लेकिन डेफिनेटली कंपाउंड प्रोपोर्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जो है वो डायरेक्ट और इनवर्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी था। हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और लिखते हैं डाटा जो हमारे पास गिवन है। स्टेटमेंट कह रहा है ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स वर्किंग 1 आवर पर डे। हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और वो 1 घंटा डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं टू कंप्यूट अ जॉब इन 12 डेज, और उनको कोई होम असाइनमेंट मिली है और वो उस असाइनमेंट को जो है वो 12 डेज में कंप्लीट करते हैं। 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है और वो डेली बेसिस पे 1 घंटा काम करते हैं और 12 डेज में वो अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। कहता है कि क्या करें, हाउ मैनी डेज विल 12 स्टूडेंट्स इन ग्रुप वर्किंग 1 आवर। अच्छा, इसको मैं अभी 1 आवर को जो है वो चेंज करके कुछ और लिख रहा हूँ, फिर बाद में 1 के साथ आपको बताऊंगा। अभी मैं यहाँ पे एक्सक्यूज मी सर, स्लाइड शो करवा दें। जी जी शो हो रही है, आप जो है वो पिन कर ले, मेरे ख्याल से आपने पिन नहीं किया होगा, आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा ना? जी सर। हाँ, आप स्लाइड्स के ऊपर क्लिक करें, आपको वो स्लाइड सामने आ जाएगी। ठीक, शो हो हाँ रही सर है? नहीं सर, वो ब्लैंक शो हो रहा है सर, मैंने पिन भी किया। अच्छा, एक मिनट, जी सर अब शो हो गया। चले मैं दोबारा कर दूँ। हाँ जी, आप ठीक है? जी सर। ठीक है, थैंक यू ओके, सर। ठीक है, ओके। देखिए तो हमारे पास यहाँ पे तीन क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन बन गया है, स्टूडेंट्स है, टाइम है और डेज है। तो आप इनको जो है यहाँ पे सीक्वेंस के साथ लिख लें, और उस सीक्वेंस में आपने एक ख्याल रखना है कि जो अननोन है, जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, उसको आपने एक्सट्रीम लेवल पे रखना है। या तो आप उसको लेफ्ट साइड में रखें या उसको राइट साइड पे रखें, उसको सेंटर में नहीं लिखना आपने। यहाँ पे उसने हमसे क्या पूछा है, कह रहा है कि जी हाउ मैनी डेज, डेज उसने कहा है कि आप फाइंड आउट करें, तो डेज को मैंने ऐसे सेपरेट लिख लिया है यहाँ पे। चलो आप उसको इस साइड पे लिखें, डेज है, फिर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और टाइम है। ये तीन क्वांटिटीज यहाँ पे दी हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम डाटा फिल करते हैं, फिर जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। डाटा फिल करने में कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स हैं, 1 आवर वो एक काम करते हैं और 12 डेज में वो अपना काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो 12 है, स्टूडेंट्स 12 है और वो डेली बेसिस पे 2 आवर्स वर्किंग कर रहे हैं। बताएं कि कितने डेज में वो असाइनमेंट कंप्लीट कर लें, ठीक है। ये मैंने डाटा फिल किया स्टेटमेंट को देख के। अच्छा, इसके अंदर भी एक चीज कॉमन है, वो ये कि जो अननोन है आपने उसका एरो हमेशा ऐसे ऊपर लगाना है। अननोन का एरो आपने हमेशा ऐसे ऊपर लगाना है, और इसकी बेस पे आपने इन दोनों के एरोज को डिसाइड करना है कि वो इन दोनों का इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन बनता है या इनवर्स रिलेशन बनता है, ठीक है। तो एक टाइम पे आपने सिर्फ एक का कंपैरिजन करना है, जो चीज अननोन है उस अननोन के साथ आपने इन दोनों में से सिर्फ एक टाइम पे एक का कंपैरिजन करना है, दूसरे को आपने भूल जाना है। आप भूल जाएं कि यहाँ पे टाइम नहीं लिखा हुआ, इसको छोड़ दें, टाइम नहीं लिखा हुआ।
आप सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करें जैसे आपने पीछे डायरेक्ट या इनवर्स में कंपैरिजन सीखा है, ठीक है। तो मुझे बताएं कि 12 डेज में 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो 10 स्टूडेंट 12 डेज में काम कंप्लीट करते हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए हैं, तो क्या वो जो काम उनको दिया है वो कम डेज में कंप्लीट होगा कि ज़्यादा डेज में कंप्लीट होगा? कम डेज में सर सर। कम में होगा। तो देखिए इन दोनों का रिलेशन जो है वो कौन सा बना, डायरेक्ट बना कि इनवर्स बना? इनवर्स। इनवर्स है। हाँ जी इनवर्स। हमने एक चीज इंक्रीज की है तो ये डेज डिक्रीज हो जाएंगे। स्टूडेंट्स का और डेज का आपस में जो रिलेशन है वो आपका इनवर्स रिलेशन है। तो मैंने देखे इन दोनों की डायरेक्शन चेंज कर दी, अगर ये ऊपर है तो ये नीचे है, वो इसलिए क्योंकि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो आपके पास वो इनवर्स रिलेशन। ठीक है, ये क्लियर होगा कि ये कैसे इनका इनवर्स रिलेशन बनता है। यस सर। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने जिस सर रिपीट कर दें काइंडली। जी मैं बता एक्सक्यूज मी सर। जी मैं बता रहा हूँ। अच्छा देखिए मैं आपसे आप मुझे आंसर करेंगे जो अभी पूछ रहे थे मुझसे कि एक जॉब है उसको कंप्लीट करने में 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और 12 डेज में वो कंप्लीट करते हैं। अब जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज कर दिए हैं, क्या उस असाइनमेंट को या उस जॉब को कंप्लीट करने में वो ज़्यादा डेज जो है वो कंज्यूम करेंगे कम करेंगे? कम कम हो जाएगा। कम हो जाएंगे। देखिए तो स्टूडेंट्स का और डेज का आपस में रिलेशन कौन सा बना इनवर्स? हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंक्रीज किए, हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज किए तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो जाएगा। तो इनका आपस में रिलेशन, हाँ इनवर्स। तो इनवर्स को आपने ऑपोजिट डायरेक्शन से हमेशा रिप्रेजेंट करना होता है। अब भी हमने पीछे वाले एग्जांपल से सीखा, ठीक है। थैंक यू जी सर, थैंक यू सर। ओके हाँ जी, अब जरा आप जिसका आपने एरो लगा लिया है उसको आप भूल जाएं, ये नहीं है, ये अब आपने स्किप कर देना, ठीक है। आपने इसको छोड़ देना है। अब आपने इसका और इसका कंपैरिजन करना, टाइम का और इन डेज का। अच्छा कंपैरिजन इसी से क्यों हो रहा है? क्योंकि अननोन यहाँ पे है, जहाँ पे अननोन होगा वही उसी से कंपैरिजन होंगे। और मैंने आपको बताया कि अननोन को या तो आप जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखें या राइट साइड पे लिखें, सेंटर में ना लिखिएगा। सेंटर में लिखेंगे तो आपको नीचे सिंप्लीफिकेशन में मसला होगा, ठीक है। लेफ्ट या राइट पे देखिए, सेफ साइड पे लिखें। ओके अब देखें जी, अगर हमारे पास जो है वो डेली बेसिस पे 1 घंटा काम किया जाए और 12 डेज लगेंगे, और अगर डेली बेसिस पे 2 आवर्स काम किया जाए तो डेज कम लगेंगे कि ज्यादा लगेंगे? कम सर। हाँ जी कम लगेंगे। देखिए कम लगेंगे। हाँ जी कम लगेंगे। अब भी इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कौन सा है? इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन कैसे रिप्रेजेंट होगा? इस अननोन के साथ आपने उसका कंपैरिजन किया तो वो अब इसका और इसका इनवर्स रिलेशन है, तो ये भी एरो ऐसे नीचे ही आएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि आपके एरो जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए अब इसको मैं 1 मिनट के लिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको मैं यहाँ पे डायरेक्ट का जो है वो लिंक बना कर दिखा दूँ कि हम क्वेश्चन को वापस सॉल्व करेंगे। अब मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ। पहले हम 2 आवर्स जो है वो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं और 12 डेज में हम काम कंप्लीट करते हैं। अब हम जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो 1 आवर जो है वो टाइम दे रहे हैं, और क्या डेज अब ज्यादा लगेंगे कम लगेंगे? ज्यादा सर। ज्यादा लगेंगे। तो अभी भी इनके बीच में जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है, अभी भी इनवर्स रिलेशन है। एक चीज इंक्रीज हुई है तो दूसरी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है, ठीक है। देखिए टाइम का चेंज करने से भी उनका जो है वो रिलेशन वैसे का वैसे ही है। ओके अब आप जो है इसको हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये सबसे मुश्किल काम या जिस पे गलती होती है वो यही जो मैंने आपको बता दी है। ये एरो से लगाना जो है वो समझ नहीं आता स्टूडेंट्स को कि कैसे ऊपर नीचे एरो लगे होते हैं, यही इसमें करने वाला काम है। बाकी जस्ट सिंप्लीफिकेशन है जो आपने पीछे भी क्वेश्चन के अंदर की है। अच्छा वो कैसे करनी है? वहां पे हमारे पास 2 क्वांटिटीज थी और आपने दोनों को बराबर रख लिया था। यहाँ पे 3 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल आएगा क्योंकि ये अननोन है। 12 अच्छा इसमें भी लिखने का तरीका वही है, पहले टेल लिखेंगे फिर हेड लिखेंगे, तो x ओवर 12 इक्वल टू, ये इक्वल टू आ गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना आपने, 10 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2। पहले टेल लिखी है फिर हेड है, पहले टेल है फिर हेड है, ठीक है। ये कैसे लिखा समझ आ गई इसकी? सर फिर से इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूं।
देखिए मैंने कहा है कि ये लिखने का तरीका तो पता होगा कि आपने पहले लिखना है टेल की वैल्यू, फिर आपने लिखना है हेड की वैल्यू। तो टेल हमारे पास है x और डिवाइडेड बाय हेड हमारे पास है 12। तो जो अननोन है उसको आपने लिखा और इक्वल टू जो, अब अगर हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन होगा तो जो बाकी दो क्वांटिटीज होंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई करा देना आप। जो पीछे हमने डायरेक्ट या इनवर्स को सेपरेट सोल्व किया तो वहाँ पे क्योंकि सिर्फ दो क्वांटिटीज थी तो काम सिर्फ यहाँ तक था, एक को एक दूसरे के इक्वल कर लिया आपने। लेकिन अब क्योंकि क्वांटिटीज 3 है तो जो हमारे पास तीसरी होगी साथ में उसको आपने मल्टीप्लाई करा देना। और लिखना आपने पहले टेल की वैल्यू है, फिर आपने लिखना हेड की वैल्यू, पहले टेल फिर आपने लिखना हेड। ठीक है जी सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। अच्छा देखिए हमारे पास यहाँ पे अननोन है x, तो फाइंड आउट आपने x को ही करना है। और यहाँ पे देखें तो 12 क्या हो रहा है, डिवाइड साइड चेंज कर लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 10/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12। ये 12 जो यहाँ पे डिवाइड था उधर आके मल्टीप्लाई हो गया। तो देखेंगे 12 से 12 कैंसिल हो गया और आप इस 2 की 5 10 से भी कटिंग कर सकते हैं, 2 5 10। तो अब हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया 5। और हमारे पास x क्या चीज़ थी, डेज थे, नंबर ऑफ डेज थे। अब जो हमें पहले जहाँ पे 12 डेज में काम कंप्लीट हो रहा था अब वो 5 डेज में कंप्लीट होगा अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स को भी इंक्रीज कर दें और टाइम को भी इंक्रीज कर दें। जी राइट सर। ओके क्लियर हो गया। कंपाउंड प्रोपोर्शन को किस तरह से सोल्व करना है क्लियर हो गया। सर ये लास्ट में जो आप नीचे से कटिंग की है सर, वो दोबारा से प्लीज एक्सप्लेन कर दें। ये यहाँ तक तो वही लिखा है नीचे दोबारा मैंने, ये दोनों वैल्यूज ठीक है, ये वाली और ये वाली। बस मैंने क्या किया ये जी सर। जो 12 यहाँ पे डिवाइड था इसकी साइड चेंज की तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो। आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक साइड पे जो नंबर डिवाइड हो उसकी साइड चेंज करें तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई हो तो साइड चेंज करें तो डिवाइड हो जाएगा, प्लस हो तो साइड जी चेंज सर। करेंगे। तो बस वही यहाँ पे अप्लाई किया मैंने। 12 यहाँ पे डिवाइड था, साइड चेंज की वो मल्टीप्लाई हो गया। तो ये 12 और 12 आपस में कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे लिखे हुए हैं ना। और बाद में यहाँ पे जाएगा 2 को मैंने 10 से कटिंग कर दिया, 2 5 से 10 तो सिर्फ 5 रह गया। और 5 और 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 आ जाएगा। जी सर समझ आ गई, थैंक यू। ठीक है हाँ जी, किसी को भी इसमें प्रॉब्लम है तो पूछ लें क्योंकि मैंने जब आपको प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन देने हैं सोल्व करने के लिए एज अ प्रैक्टिस तो मोस्टली इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे कंपाउंड प्रोपोर्शन से। जी सर, एक क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन को हम पढ़ के अंडरस्टैंड करके तो पता चल सकता है कि कौन सी चीज इंक्रीज कर रही है कौन सी डिक्रीज। सर हम डायरेक्ट जो है के लिए डायरेक्ट एरो को साइन नहीं लगा सकते कि चीज इंक्रीज कर रही होगी उसी तरफ हेड कर देंगे दूसरी तरफ से, मतलब आपने अलग-अलग से किया ना तो डायरेक्ट। आपकी जो है दोबारा से पूछें, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। सर मैंने कहा कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके तो हम जो चीज इंक्रीज कर रही होती है उसके साइड पे अगर हेड कर दें एरो का, मतलब डायरेक्ट कर दे तो वो उससे गलती के चांसेस तो नहीं होते। डेफिनेटली होंगे क्योंकि देखें आप जो है वो देखें यहाँ पे चीज़ इंक्रीज होगी, डेज हमारे पास देखें तो डिक्रीज होंगे ना, यहाँ पे डेज डिक्रीज हुए हैं। लेकिन फिर भी मैंने एरो इसका सिर्फ ऊपर क्यों लगाया है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि आपके एरो जो है वो सिर्फ आपको इस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं कि आप अपनी इस सिंप्लीफिकेशन को किस तरह से जो है वो कर सकें, या फिर आप इन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन जो है वो डिसाइड कर सकें कि कौन सा है। ये एरो मैं चाहे अगर देखें अगर मैं इस एरो के नीचे भी ऐसे लगा दूं, ऐसे नीचे भी लगा दूं इस एरो को, इसकी बेस पे इनको भी मैं चेंज कर सकता हूँ, कोई इसमें गलती नहीं है। लेकिन हम एक चीज सीखें जिसको अप्लाई करके आप किसी भी क्वेश्चन को जो है वो सोल्व कर सकें, जाए कि हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम पढ़े और फिर उसमें देखें कि हमने यहाँ पे हमने एरो ऊपर लगाना है या यहाँ पे हमने नीचे लगाना है, तो कंफ्यूज रहेंगे आप लोग। तो मैंने एक सिंपल सा आपको सोल्यूशन बता दिया, वो ये कि जो भी क्वेश्चन कंपाउंड प्रोपोर्शन का है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, यूनिवर्स प्रोपोर्शन का है, जो उसमें अननोन है उसका एरो हमेशा ऊपर लगा दे, ठीक है। और उसकी बेस पे डिसाइड कर लें कि दूसरे वाले का एरो नीचे आना है या ऊपर जाना है। ये आसान काम है ना, हम सब पहले सब कुछ लिख लें और इसकी बेस पे इनको डिसाइड कर लें, या फिर हम बार बार स्टेटमेंट को पढ़ें। देखिए बार बार स्टेटमेंट को पढ़ना भी जो है वो मुश्किल लगता है। आप स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं, आपको उतनी सी स्टेटमेंट की समझ आ गई, लेकिन अब आगे जाएंगे तो पिछले वाले काम की फिर समझ है वो नहीं आएगी, पर पीछे हमने क्या रीड किया था। लेकिन अगर हम उसको लिख लें अपनी कॉपी पे कि पीछे मैंने ये पढ़ा है डाटा, उसको लिख लिया, अब आगे ये गिवन है उसको लिख लिया,
और इसी की बेस पे अब हमें स्टेटमेंट को देखकर बार बार नहीं रीड करना पड़ा, सिर्फ एक दफा रीड करना पड़ा इसके लिए, इस डाटा को फिल करने के लिए। उसके बाद सिर्फ क्या है, आपने अपने से लिखे हुए डाटा की जो हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है सर फर्स्ट अननोन का तो पता कि ऊपर को आएगा, और दूसरों का कैसे डिटरमाइन करना है कि नीचे आएगा? दूसरा को उसी बेस पे होगा ना। देखिए इसका तो मैंने बता दिया कि आपने हमेशा ऊपर लगा देना है। अब इसकी बेस पे इनको डिसाइड करेंगे। अब देखिए मैंने जैसे इसका किया था, इसको टाइम को भूल जाए कि टाइम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसकी बेस पे इसको डिसाइड करना है। मैं इसको रेज कर देता हूँ। अब ये तो खुद ही बता रहा है डाटा कि इसमें एरो जो है वो चेंज कैसे हो रहे हैं। अब 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो एक काम को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं। अब 12 स्टूडेंट्स हैं वो कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? डेफिनेटली कम डेज लेंगे ना वो। जी जी। देखो फिर इसका और इसका आपस में रिलेशन कौन सा बन गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इनवर्स का। एक चीज कम हुई है, एक चीज ज्यादा हुई, दूसरी कम हो जाएगी। इनवर्स का रिलेशन है। हाँ जी, इनवर्स का रिलेशन है। अब इनवर्स के रिलेशन को हमेशा ऑपोजिट एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इसका एरो ऊपर था ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रही कि जी इसको क्या करना है, इसको ऊपर करो या इसके नीचे करो। सिर्फ इसको जो है डिसाइड करना है कि इसका एरो जो है वो इसकी डायरेक्शन में आएगा या इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अब अगर तो इनवर्स का रिलेशन होगा तो ऑपोजिट बन जाएगा, अगर डायरेक्ट का रिलेशन होगा तो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अब इसी के बेस पे टाइम को भी चेक कर लो आप। देखो अब स्टूडेंट को छोड़ते हैं, आपके पास एक दिन में काम करने के लिए सिर्फ 1 घंटा है, वो 12 डेज में कंप्लीट करते हैं। अब आप एक दिन में 2 आवर्स काम करते हैं, अब डेज जो है वो कम लगेंगे कि ज्यादा लगेंगे? कम लगेंगे। काम तो देखिए इसका और इसका भी रिलेशन कौन सा है? इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है ना। जी जी। इनवर्स के लिए देखिए दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, ये ऊपर है ये नीचे। ठीक है सर, आगे समझिए। ओके ये जी हमारा ये रेशियो पर क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। इसके अब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो आप लोग करेंगे, मैं आपको सेंड करूंगा, फिर आप जो है उसको ग्रुप में सेंड कीजिएगा लास्ट में ताकि इसको चेक करें। सर एक स्लाइड में क्वेश्चन था कि वो रेशो वाला कि अगर उसमें नंबर ऐड किया जाए तो फिर इतनी रेशो हो जाती है। अच्छा चलिए आप कर लेते हैं। वो सर क्वेश्चन आप जरा बता दें। हाँ जी लास्ट वाला ये वाला। जी जी सर बिल्कुल ये हमने करना है सर। कर लेते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने खुद ही नहीं इसको टच किया था, लेकिन मैं करवा देता हूँ। ठीक है लेकिन सर इस किस्म का ना क्वेश्चन अक्सर आया हुआ है। हाँ कोई मसला नहीं, मैं करवा देता हूँ, आप देखो। अच्छा कह रहा है कि 2 नंबर्स आर इन रेशो 5:8। 2 नंबर्स हैं जिनके आपस में रेशो 5 और 8 है। इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर, अब हम क्या करें, 9 उन दोनों नंबर्स में ऐड कर दें। ठीक है, वो नंबर्स हमें नहीं पता कौन से हैं जिनकी रेशो 5:8 है। अच्छा मैं आपसे कहता हूँ कि रेशो तो आप लोगों ने पढ़ी थी, मैं 30:12 लिख देता हूँ। 30 रेशो, मैं कहता हूँ इनके बीच में रेशो फाइंड करें, क्या आंसर आएगा रेशो फाइंड करने के बाद? ये 30 और 12 दो नंबर्स हैं, इनके बीच में रेशो फाइंड आउट करनी है, तो 30:12 लिखेंगे, तो रेशो क्या बनेगी इनके बीच में? सर 5 और 2। 5 और 2, ठीक है जी गुड। ओके ये 5 2 किन नंबर्स की रेशो थी? 30 और 12 की। जी 12 की। अच्छा मैं आपको बेसिकली क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझाने जा रहा हूँ कि वो पूछ आपसे क्या रहा है, इसलिए आपने क्वेश्चन के साथ साथ इस एग्जांपल पे भी फोकस करना है कि मैंने लिखा यहाँ पे क्यों। अच्छा 1 मिनट, मैं चार्जिंग पे लगाऊंगा, लैपटॉप की बैटरी लो हो रही है, सिर्फ 1 मिनट वेट कीजिए। ओके तो आपने 30 और 12 की रेशो क्या फाइंड आउट कर ली? 5:2। ठीक है, ये 30 और 12 दो नंबर्स थे जिनकी रेशो क्या है? 5:2। मैं अब ये नंबर्स रेज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी दो नंबर्स थे, उन नंबर्स की रेशो 5:2 है, बताओ वो नंबर्स कौन से थे?
हाँ जी, कौन से नंबर थे वो? 30 and 12। वो तो लिखा था, आपको याद आ गया कि 30 और 12 था, लेकिन वो आते कैसे हैं ये हमने गैस करना है। आते कैसे हैं, यही यही क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, चले मैं आपको उसका हिंट भी देता हूँ कि कैसे करना है। 30 और 12 आपके पास नंबर से आपको याद था, आपने लिख लिया 30 एंड 12। अच्छा मुझे आप बताएं कि इस रेशो को मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 30/12 आ जाए, वो नंबर कौन सा है? 6 6 और वो दोनों के साथ एक ही नंबर मल्टीप्लाई होगा 6। तो 6 5 30 एंड 6 2 12। तो मसला बेसिकली क्या है, जो अभी आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है 5/8, वो 5/8 कोई दो नंबर्स की रेशो है, जैसे 30 12 की 5 और 2 थी, सेम ऐसे कोई नंबर्स थे जिनकी रेशो 5/8 थी। अब उनको डेफिनेटली किसी नंबर पे डिवाइड करने के बाद 5/8 लिखा हुआ है ना। हमने यहाँ पे डिवाइड किया था 6 पे, तो मैंने बाद में 6 के साथ मल्टीप्लाई करके बता दिया कि हाँ जब 6 से करेंगे तो वही दो नंबर्स मिल जाएंगे वापस हमें। लेकिन यहाँ पे तो नहीं पता हमें वो नंबर्स कौन से हैं, क्योंकि उसने तो हमसे पूछा हुआ है। ऐसे ही है। ठीक सर। स्टेटमेंट समझा रहे ना कि क्या कहना चाह रहा है वो? जी जी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो हमारे पास वो नंबर 30 और 12 थे, तो 30 12 कैसे मिले? उन रेशो 5/2 को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से मिले। क्या करने से मिले? इस 5/2 को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से मिले। तो अब हम अगर यहाँ से भी वो नंबर्स फाइंड आउट करना चाहें तो किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ही वो नंबर मिलेंगे ना। ऐसा है कि नहीं है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो नंबर मुझे नहीं पता वो कौन सा है कि किसको मल्टीप्लाई करें कि आंसर मिल जाए। मैं लेट कर लेता हूँ जी, वो नंबर जो है वो x है। तो जब वो x है तो फिर 5 को भी x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर मिल सकता है, और 8 को भी x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर मिल सकता है। राइट सर। जैसे अभी 5 और 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके वो नंबर हमें ढूंढा था, वो 6 अब मेरे पास x है, वो 6 अब मेरे पास क्या है? x। अब देखो ये दो नंबर्स मैंने लिख लिए हैं, एक नंबर है 5x, दूसरा है 8x। बस हमने काम यही करना है कि इन नंबर्स को फाइंड आउट करना है, लेकिन ये फाइंड आउट तब होंगे जब ये x पता चल जाएगा और हम उस x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है जी ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ स्टेटमेंट कहाँ तक समझाई है, ये मैंने आपको सिर्फ यहाँ तक समझाई है। ये जहाँ पे लिखा हुआ था 2 नंबर्स आर इन रेशो 5/8, मैंने सिर्फ यहाँ तक स्टेटमेंट समझाई है। अब आगे चलते हैं। अब आगे उसने मजीद कुछ चीजें ऐड कर दी हैं। कह रहा है कि इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर, जो नंबर्स आपने बनाए हैं इनमें 9 क्या कर दो? ऐड कर दो। इनमें 9 क्या कर दो? ऐड कर दो। दोनों में 9 को ऐड करो। जब हम इनमें 9 को ऐड करते हैं, देखिए इन दोनों में पहले भी रेशो थी, 5 और 8 की आपस में रेशो थी ना। ठीक है, तो जब 9 ऐड किया तो भी इनके बीच में वो रेशो रहेगी। उसने कहा कि अब जब आपने 9 ऐड कर लिया उन दो नंबर्स के बीच में, तो अब उनकी जो रेशो है वो 8/11 बन जाती है। 9 को ऐड करने से पहले रेशो क्या थी? 5/8। लेकिन जब 9 को ऐड कर लिया तो रेशो क्या आती है? 8/11। इसलिए मैंने उसको इक्वल कर दिया। ठीक है, मैं दोबारा सर काइंडली सबके ना ये वॉइस म्यूट करवा लें। हाँ जी, आपने जो है वो आप माइक म्यूट कर लें क्योंकि सर ये जी जी सर ये लास्ट जो अभी आपने 8/11 बताया, इसको जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए स्टेटमेंट पढ़े जरा, स्टेटमेंट पे आए। कह रहा है कि जब आप 9 नंबर्स में ऐड कर देते हैं ना, उसने खुद बताया कि अब आप ये काम करो, ये आपने कर लिया। अब उसने एक चीज खुद ब खुद क्वेश्चन में ऐड कर दिया। अब आप क्या करो, अब आप उन दोनों नंबर्स में 9 को ऐड कर दो। मैंने 9 ऐड कर दिया। कहता जब 9 ऐड करते हैं आप तो एक नई रेशो बनती है, वो रेशो 8/11 के बराबर है। देखिए मैं इसको जो है वो फिर एक शॉर्ट एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैं लिखा था पहले 30 और क्या लिखा था मैं यहाँ पे 12 लिखा। इनकी रेशो हमारे पास बनी थी 5/2। कह रहे कि जब नंबर सिंपल थे उनकी रेशो 5/2 जो है वो 2 थी, लेकिन जब आपने उन नंबर्स के बीच में क्या ऐड कर दिया, आपने उन नंबर्स के बीच में जो है वो 6 ऐड कर दिया। उसने 9 बोला, मैं 6 कर देता हूँ।
ठीक है 9 बोला 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कहता है कि तब उनकी रेशो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी भला, इन दोनों को ऐड कर ले 36 और ये 18 तो वो हमारे पास आ जाएगा 2:1। पहले उनके बीच में रेशो क्या थी, पहले उनके बीच में रेशो 5:2 थी जब वो नंबर 30 और 12 थे, लेकिन जब उन नंबर्स के बीच में 6 को खुद से ऐड कर दिया अब उनकी रेशो क्या बन जाएगी भला 2:1। वो कैसे बनेगी, 30 में 6 को ऐड करेंगे 36, रेशो 12 में 6 ऐड करेंगे 18। आप किस पे डिवाइड कर सकते हैं 18 पे, तो 18 और 18 2 36 और 18 1 18, तो देखो 2:1 आ गई। ये 2:1 क्यों आई, ये 6 के ऐड करने के बाद आई। ठीक है हाँ जी ये ठीक है, समझ आ गई इसकी, ये कैसे है समझाया है। जी सर ठीक है। अब इसी बेस पे वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास 5 और 8 थे, नंबर 5x और 8x थे तब रेशो 5:8 थी, लेकिन जब उनमें 9 ऐड कर दिया तब रेशो 8:11 हो। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि ये 8:11 कैसे आया। जी जो पूछ रहे थे उनको क्लियर है। नहीं सर पता नहीं, मुझे अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। कहाँ से मसला आ रहा है पूछें आप। सर अभी जो आपने वो एग्जांपल बताई वो 30 में जो 6 ऐड हुआ है वो नीचे मल्टीप्लाई वो उसकी इतनी समझ नहीं, इस वजह से इस 8.11 की भी नहीं आ रही। यहाँ पे देखो दोबारा से लिखता हूँ, 30 और 12 थे, इनकी रेशो थी 2 आपके पास 6:2, 6 नहीं 5:2 सॉरी। ठीक है 30 और 12 की रेशो क्या है हमारे पास 5:2। मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन, मैं कहता हूँ कि अब मैं इन दो नंबर्स में 6 को ऐड कर देता हूँ तो आप 30 में 6 को ऐड करोगे 36 आ जाएगा, आप 12 में 6 ऐड करोगे 18 आ जाएगा। मैं बताता हूँ कि जब आप 6 ऐड करते हैं तो 6 ऐड करने के बाद अब रेशो 5:2 नहीं है, अब रेशो 2:1 है। करके देखो ना रेशो 2:1 बनती है इनकी। 36 को 18 देखें तो 18 से डिवाइड करें दोनों को, दोनों 18 पे डिवाइड हो सकते हैं। 36 और 30 दोनों 18 पे डिवाइड होंगे। हाँ जी 18 पे डिवाइड कर लें, 36 एंड 18 पे डिवाइड करते हैं। सॉरी सर आप करके बताएंगे प्लीज। जी ये देखिए सर यही वाला जो आपने किया ना सर आप करके 36 एंड 18, चलिए आप 36 पे ना करें डायरेक्ट डिवाइड, आप 2 पे कर लें, इसको 2 पे डिवाइड करें, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा। अब ये 18 और 9 आ गया, अब इनको आप 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, 3 पे कर लें, 6 3 था 18 एंड 6 3 3 9, अब 6 और 3 आ गए, अब इनको किस पे डिवाइड कर लें 3 पे डिवाइड कर लें, जी सर। तो 3 2 6 एंड 3 1 3 2:1 आ गया। जी सर आ गया, समझ आ ठीक है सर। जी सर। तो ये 8:11 ऐसे ही आता है कि वो नंबर्स 5 और 8 थे, पहले 5x 8x तो उनकी रेशो जो है वो 5:8 थी, लेकिन जब 9 ऐड कर दिया तो वो रेशो 8:11 हो। अच्छा अब यहाँ पे देखें तो ये कौन सा फार्मूला बन सकता है, प्रोपोर्शन का फार्मूला है ना, A/B इज इक्वल टू C/D, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू किसके होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, प्रोडक्ट एक्सट्रीम के। हाँ एक्सट्रीम वैल्यूज हमारे पास क्या है 5x + 9 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल टू 8x + 9 मल्टीप्लाई बाय 8। ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये फार्मूला जब हमने लास्ट टाइम प्रोपोर्शन को पढ़ा था मैंने बताया था अभी, बल्कि मैंने इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताया था। अब इनको सिंपलीफाई कर लें आप,
आपने x को फाइंड आउट करना है, क्योंकि x फाइंड होगा तो आपको दो नंबर्स मिल जाएंगे, क्योंकि x को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 8 के साथ वही दो नंबर्स होंगे जिनकी रेशियो 5 और 8 बनती हो। अच्छा जी, अब 11 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, 11 5 55, 11 9 99, 8 8 64, 8 9 72। अच्छा, आपको क्योंकि अननोन फाइंड करना है x, तो आप x वाले टर्म्स को एक साइड पे कर लें। आप इस 55 को इधर ले आए, माइनस हो जाएगा, और 72 को इधर लाए वो माइनस हो जाएगा। तो 99 माइनस 72 इक्वल टू 64। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, वहां पे जगह कम है। 99 माइनस 72 इक्वल टू 64x माइनस। अच्छा, ये प्लीज आप लोग माइक जो है वो म्यूट कर लें। सिक्सटी फोर माइनस क्या आ जाएगा 55। तो 99 में 72 माइनस करें, 9 में से 7 माइनस 2 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 9 में 7 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा 27 अब 64 में से 55 को माइनस करना है आपने, 9 आ जाएगा, 9x। 9 हमने क्योंकि x फाइंड करना है, और x इसलिए करना है क्योंकि नंबर हमें चाहिए थे, तो 9 की साइड चेंज करेंगे डिवाइड हो जाएगा, और 9 3 27 होता है। ये x 3 आ जाएगा सर। हाँ जी, ये x3 आया है, ये नंबर नहीं है, ये x3 है। नंबर तो वो ये दो लिखे हुए हैं। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था ना कि 30 और 12 की रेशो 5:2 थी, और इनको 6 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 30 और 12 मिल गया, तो सेम ऐसे ही वो 3 है जिसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5:8 मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कौन सा बन गया फिर? 15 और 24 आ हाँ जी, जाएगा 15 और 24, 5 into 3 15, और सेकंड नंबर फिर कौन सा आ गया? 8 into 3 24। तो 24 और 15 करके भी देख लें, इनकी रेशो आपको 5 और 8 ही मिलेगी। करके देखें यहाँ पे यार, 15 रेशियो 24 किस पे डिवाइड कर सकते हैं? दोनों को 2 पे इसको कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। 3 पे दोनों हो सकते हैं, 3 पे डिवाइड कर लें, 3 5 15 एंड 8 3 24। तो देखो 5:8 आ रहा है। ये सर हमने जो x की वैल्यू 3 निकाली है, इनको किन में ऐड करेंगे? नहीं, वो आपने मल्टीप्लाई करनी है, वो नंबर्स आपने लेट किए थे। जैसे मैंने कहा था ना कि वो नंबर कौन सा होगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 बनेगा, आपने बोला कि वो 6 होगा। सेम ऐसे ही वो नंबर मैंने ढूंढा जिसको मल्टीप्लाई करने से 5 और 8 की रेशो मिल जाएगी। वो नंबर 3 था, मैंने इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 और 24 में मिल गया। तो फिर वो नंबर्स वो कौन से थे? वो नंबर्स 15 और 24 थे जिनकी रेशो 5 और 8 है। ओके सर, मैंने करके बता दिया कि 5 8 कैसे आता है। देखिए 15 24 है, इनकी रेशो फाइंड करें, 3 पे डिवाइड कर दिया तो 15 और 8 आ गया, 5 और 8 जो उसने हमें क्वेश्चन के अंदर कहा था, तो वही हमने फाइंड भी कर लिया। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, ये तो मैंने आपको जस्ट वेरिफिकेशन दी है कि जो वो कह रहा था स्टेटमेंट में वैसा ही है। ओके, हाँ जी, अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया जो आप कह रहे थे कि मुश्किल लग रहा है या इस तरह का कोई क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। ठीक है। हाँ जी, जो अभी मुझसे पूछ रहे थे कि ये इक्वल कैसे आ रहे हैं, उनको समझ आ गई कि ये 15 और 24 कैसे आते हैं? जी सर। चलें जी, ठीक हो गया जी सर। ठीक है। चलिए, तो वाइंड कहाँ टाइम क्योंकि वाइंड अप हो रहा है, हम एक छोटा सा टॉपिक है वो कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास वाइंड अप करेंगे। उसमें ये है जी आपका एवरेज। अभी सिर्फ हम एवरेज को देखेंगे, ठीक है? एवरेज हम डिस्कस करते हैं, फिर हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ओके, पहले तो आप लोग बताएं मुझे एवरेज क्या होती है? एवरेज क्या होती है, को बताएगा? सर एवरेज होती है जो हमें नंबर गिवन होते हैं, हम इनको इनका सम अप करते हैं, उनके जितने वो टोटल नंबर होते हैं टोटल से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास उनकी एवरेज निकल आती है। अच्छा, एवरेज वैल्यू बेसिकली क्या चीज़ है? ठीक है, फाइंड करने का तरीका तो यही है जैसे आपने बताया, गुड शाबाश, ऐसे ही है। सर व्हाट इज एवरेज? अगर हमारे पास जी जी बताएं।
सर कोई भी सेंट्रल वैल्यू जो आप कह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, डाटा की नंबर्स की जो सेंट्रल वैल्यू है वो आपके पास एवरेज है, ठीक है। अगर हमारे पास डाटा लिखा हुआ, नंबर्स लिखे हुए, उन नंबर्स की जो सेंटर वाली वैल्यू है वो एवरेज है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं सेंटर वाली वैल्यू उन नंबर्स में से नहीं होती, लेकिन हम सेंटर वैल्यू खुद फाइंड करते हैं कि वो उन नंबर्स के सेंटर के करीब करीब हो। तो वो फाइंड करने का तरीका ये है, जैसे अभी बता रहे थे पहले कि आप सब नंबर्स को ऐड करके टोटल पे डिवाइड कर दें, तो यही तरीका है एवरेज फाइंड करने का। तो नंबर सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, और डेफिनेशन क्या है, a calculated central value of a set of numbers, ठीक है। सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल पे फोकस करें, तो सेंट्रल वाली वैल्यू है डाटा की वो आपकी एवरेज है। तो फाइंड करने का फार्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। अब एक एग्जांपल उसने यहाँ पे दिए, बल्कि दो एग्जांपल्स हैं। एक जो है फर्स्ट वाली मैं बता रहा हूँ कैसी होनी है, सेकंड वाली का आंसर आप लोग मुझे करेंगे। 2 5 6 7 8। अच्छा, अगर इन नंबर्स की आपने एवरेज फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, इन सब को प्लस कर देंगे और डिवाइड किस पे कर देंगे, 1 2 3 4 5। टोटल नंबर्स पे डिवाइड करना, टोटल नंबर्स 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 पे डिवाइड, 5 पे। अब इन सबको प्लस कर लें आप और 5 पे डिवाइड कर लेंगे तो आपको एवरेज मिल जाएगी, ठीक है। 5.6। ओके 5.6 इज एवरेज। देखिए ये एवरेज नंबर जो हमने निकाला है सेंट्रल वैल्यू, वो इनमें से नहीं है, वो इनमें से कोई भी नहीं, लेकिन ये सेंट्रल वैल्यू ऐसी है जब आप इसको सेंटर में प्लेस करेंगे तो ये अपनी इस तरह वाली वैल्यू और इस तरह वैल्यू के दोनों के करीब करीब हो, सेंटर में हो। ओके जी, एग्जांपल नंबर 2 का कोई आंसर करते हैं मुझे। स्टेटमेंट में क्या 3 सर। 3 कैसे है? अच्छा पहले मुझे बताएं कि स्टेटमेंट की किसको समझ नहीं आई कि स्टेटमेंट में करना क्या। अच्छा आपने 3 कैसे बोला सर? नेचुरल 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स है ना, 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4। हाँ जी, वो और ऐड करना